सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि महात्मा गांधी भी अपनी चिट्ठियों में वॉयसरॉय को आपका सेवक लिखा करते थे। तो क्या उन पर भी इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी? जो व्यक्ति 20 साल से संसद में है, अगर वो जाति घृणा फैलाना चाह रहा है, अगर वो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह से चिन्हित कर रहा है, तो ये खतरनाक है। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता की हत्या की, उसके बारे में आप कुछ बात नहीं करेंगे, उसकी भी आप तारीफ करेंगे, उसकी तारीफ करने वालों के खिलाफ भी आप नहीं खड़े होंगे। तो राहुल गांधी ये तो देखना चाहिए कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने, उनके मुख्यमंत्री ने, उनके राज्यपाल ने, उनके वरिष्ठ नेताओं ने सावरकर की तारीफ की थी। तो राहुल गांधी क्या सबको खारिज करना चाहते? इससे बड़ा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है कि आपको इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। और रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं हो तो आप चुप रहेंगे। राहुल गांधी को आप खड़े होकर देशद्रोही कह दें, इंदिरा गांधी को कह दें कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई उन्होंने और इस वजह से उन्होंने काला अध्याय लिख दिया और वो देश की गद्दार थी, या नेहरू को आप कह दें कि जितनी आज भी गलती हो रही है वो सारी नेहरू के जिम्मे आप मढ़ दें, तो ये क्या सबको मानना चाहिए? ये काम इतिहासकारों पर, शिक्षाविदों पर, विश्वविद्यालयों पर छोड़ दीजिए। कौन क्या था, और देश के नेताओं को देश की मौजूदा समस्याओं पर और देश की भावी चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। 2022 में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो कुछ बयान दिया था, उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में अलग अलग टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत तो दी, लेकिन यह भी याद दिलाया कि आप नेता हैं, एक पार्टी के नेता हैं, आपको सोच समझकर बोलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर इस तरह की टिप्पणी को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि महात्मा गांधी भी अपनी चिट्ठियों में वॉयसरॉय को आपका सेवक लिखा करते थे। तो क्या उन पर भी इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी? अब सवाल यह है, और यह भी कहा कि इस तरह के बयान आप देंगे तो आगे हम इस पर स्वतः संज्ञान भी लेंगे। अब सवाल यह है, राहुल गांधी इस तरह के बयान देते क्यों हैं और क्या सोचकर देते हैं, क्या नैरेटिव बनाने के लिए देते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल करता है उसके बाद सब चुप्पी साध लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका असर राहुल गांधी और उनके बयानों पर दिखेगा? क्योंकि कई बार राहुल गांधी के इस तरह के बयान चर्चा में रहे हैं, जिन पर खूब लंबी बहस होती रही है, और इसलिए सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे राहुल गांधी के इन बयानों के मायने को, और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद क्या कुछ बदलाव आएगा। और कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने भी क्या कहा था, वीर सावरकर के लिए अपनी चिट्ठी में क्या जिक्र किया था, वो भी याद दिलाया। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सब कुछ याद दिलाना पड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के भाषण लिखने वाले क्यों ये सब कुछ भूल जाते हैं, ये बड़ा अहम है यहाँ पर समझना। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन सर, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर ना जुबान संभाल कर रखिए। एक तरीके से ये बात उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि बोलने से पहले सोचिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिर महात्मा गांधी को लेकर के भी बहुत सवाल उठेंगे। तो क्या यही सब होता रहेगा इस देश में? देखिए आदर्श जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार, उसको लगता है कि इस देश की ठेकेदारी, बपौती, पूरा जो कहते हैं ना कि एक राइट मिल जाता है कि उसके अलावा कोई और नहीं, तो वो समझते हैं कि इस देश का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है। और एक बेईमानी तो कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी ने की कि इसको एक परिवार की पार्टी बना दिया। इस देश में जो डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी उसको आने नहीं दिया। अब भले ही कहा जाता है कि बड़े वो महान नेता थे, बहुत कुछ किया, जो महानता थी वो तो थी ही, तभी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तभी सारी कांग्रेस यूनिट कह रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाइए, लेकिन गांधी जी ने हाथ रख दिया, उनके ऊपर बन गए। तो ये देश में डेमोक्रेसी के एक तरह से कहें कि उसको कब्जा करने का पहला उदाहरण था देश के प्रधानमंत्री बनना। और ये भी सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया था, कोई डेमोक्रेसी तो चुना नहीं गया था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इसका कैसे दुरुपयोग करती है। कांग्रेस कहती है कि उनके अलावा कोई और स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं रहा। अब हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो बड़े नायकों को छोड़ दे, अपने जिले, अपने शहर में चला जाए, उनको पता चल जाएगा हर आदमी लड़ाई लड़ रहा था। कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का बैनर, कांग्रेस नाम, वो एक अम्ब्रेला बैनर था, लेकिन उसको इन्होंने गांधी परिवार की सत्ता की लोलुपता, सत्ता पाना है, उसमें बदल दिया। अब राहुल गांधी का संकट क्या है? 20 साल के वो सांसद हो गए हैं, लगातार 10 साल जब वो सत्ता रही तो उनकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, अनइलेक्टेड, अनडेमोक्रेटिक, जो एनएसी बनी थी, और सुपर से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों को याद है 2013 में फाड़ दिया था। अब उनको लगता है कि ये देश तो कैसे हम नया नैरेटिव खड़ा करें। कोई कहता है कि हिंदू मुसलमान होगा, कोई कहता है फलाना होगा, कोई कहता है जाति धर्म होगा। तो जो जो उनसे बन पड़ा वो सब उन्होंने किया। जाति बांटा, दक्षिण उत्तर बांटा,
अलग अलग तरीके से बांटा कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। और जब कुछ नहीं सूझा तो एक चीज उनको समझ में आ गई कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। अरे कमाल कर रहे हो भाई, इस देश में गांधी और सावरकर पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, सबका अपना आयाम है। हो सकता है गांधी जी के व्यक्तित्व के भी कुछ हिस्से पर चर्चा हो और सोशल मीडिया पर बात हो, कोई हम जैसे सामान्य लोग कहें या कोई और कहे तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन जो व्यक्ति 20 साल से संसद में है, अगर वो जाति घृणा फैलाना चाह रहा है, अगर वो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह से चिन्हित कर रहा है, तो ये खतरनाक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तो एक तरह से बचा लिया उनको, हालांकि बड़ी पिटाई करके बचाया है, बहुत लताड़ लगाई है। ऐसी लताड़ मुझे याद नहीं है, सुनील जी, विनोद जी या उदेश जी बताएं कि अगर कोई और ऐसा नेता लताड़ा गया हो कि इस तरह से कहा गया हो कि अगर दोबारा ये बोले तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मुझे नहीं ध्यान में आ रहा, मतलब मैंने कोशिश की, कल भी खोजा था, नहीं मिला। क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई कम से कम इतना तो याद कर लेते कि आपकी दादी ने उनके लिए क्या क्या लिखा, डाक टिकट जारी किया, उनके फाउंडेशन को पैसे दिए, उनको बार बार वो कहते रहे कि ऐसा स्वतंत्रता सेनानी देश में, आप उनको कह रहे हो माफीवीर। देश में किसी को और 2 काला पानी वाला याद नहीं आता, आप उनको इस तरह से चिन्हित कर रहे हैं। और कमाल की बात यह कि ये सब जब आप चिन्हित कर रहे थे तो आपने कह दिया कि वो तो अंग्रेजों का नौकर था, अंग्रेजों से पेंशन लेता था। और वही सारे कांग्रेसी और कांग्रेसी कहें तो चलो ठीक है, हमारे पत्रकार मित्र कहते हैं हंसते हुए, मतलब दांत चियारते खीखी करते हुए कहते हैं सावरकर ने तो माफी मांग ली थी। शर्म नहीं आती? सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा प्रेसिडेंस दिया है, राहुल गांधी सुधरे, उनके साथ जो गुलामों की फौज है वो सुधरे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं कई बार इसको कह चुका हूं, इस देश के नायक पार्टी के नहीं हो सकते, लेकिन जब आप कहते हैं ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय नायक नहीं है, जब आप कहते हैं ना अंबेडकर नायक नहीं, अब कहने लगे। अंबेडकर भी लिखते थे योर फेथफुल, योर ओबीडिएंट सर्वेंट, गांधी जी भी लिखते थे योर फेथफुल सर्वेंट। और मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर ना टूट पड़े कांग्रेसी, अभी नहीं तो आ जाएंगे गुलामों की फौज आ जाएगी। ये जज साहब ने अपने जजमेंट में लिख दिया, अब तो कोई कुछ कर नहीं सकता। राहुल गांधी और उनके साथ खड़े हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, इस तरह की मूर्खता करना चाहिए क्या? आप लड़ाई लड़िए ना, आप कोशिश कर लीजिए। ये वाला नहीं चलेगा कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, दूसरा नहीं लड़ा था, और जो आजादी के नायक हैं उनको भी आप इस तरह से चिन्हित करें। ये खतरनाक ट्रेंड है, शायद इस पर अब रोक लगे। हालांकि राहुल गांधी का जिस तरह का व्यवहार है, रोक लगेगा नहीं। राफेल पर भी तो कहा गया था ना माफी मांगनी पड़ी, लेकिन कहां सुधरे? अब देखना होगा सुधरते कि नहीं सुधरते। कम से कम कोर्ट ने जो कुछ कहा कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। पूर्णिमा जी, इस तरह के बयान दिए क्यों जाते हैं जब पता है आपको? और सुप्रीम कोर्ट अब तो ऐसे याद दिला रहा है कि भैया जो भी बोलेंगे हम देखेंगे उसको, या हम स्वतः संज्ञान लेंगे। दादी की चिट्ठी का जिक्र कर दिया, महात्मा गांधी का जिक्र कर दिया, और ये भी इशारों में कह दिया कि आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो अगर दूसरों पर सवाल उठाने लगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सवाल तो उठाना उनका राइट है, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बातें कही थी वो हम सबको याद है। तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनका अपना मत हो सकता है। लेकिन मुझे ये आश्चर्य लगता है कि उसमें राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी अब हो रही है, राहुल गांधी ने गलती की, ठीक है, उसी वजह से उनकी पार्टी इतने सालों से सत्ता से बाहर है। हम मान के चल रहे हैं कि 20 साल से वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, उनकी पार्टी उनकी वजह से डूब रही है, सब ठीक है, वो तो अभी सत्ता में नहीं है ना। जो बातें सत्ता पार्टी के लोग राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू के बारे में करते हैं, क्या वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए क्या? अगर राहुल गांधी को आप खड़े होकर देशद्रोही कह दें, इंदिरा गांधी को कह दें कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई उन्होंने और इस वजह से उन्होंने काला अध्याय लिख दिया और वो देश की गद्दार थी, या नेहरू को आप कह दें कि जितनी आज भी गलती हो रही है वो सारी नेहरू के जिम्मे आप मढ़ दें, तो ये क्या सबको मानना चाहिए? सबको स्वीकार कर लेना चाहिए? राहुल गांधी अपनी बेवकूफी में बहुत सारी बातें कहते हैं, डांट पड़ गई, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, डांट पड़ गई। इमरजेंसी को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन गद्दार वाली बात मुझे याद नहीं आ रहा। अभी देशद्रोही कहा गया है, अभी विरोधी व्यक्ति ने इंदिरा जी को गद्दार नहीं कहा होगा। पूर्णिमा जी एक बयान बता दीजिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को नहीं, देखिए अब ये इंदिरा गांधी की बात हो रही है। आपने इंदिरा गांधी के संदर्भ में कहा, आप इंदिरा गांधी जी को कोई नहीं कहता, ऐसे क्यों आप लोग गलत नैरेटिव क्रिएट करते हैं? गद्दार नहीं कहा, आप बताइए ना कब कहा? हर तरह की उनके अरे कमाल है, अभी तो आप कह रही थी गद्दार का, यही इसी से बचना चाहिए, राहुल गांधी इसी से बचना चाहिए। यही गड़बड़ होती जो आपकी बात कोई सुनेगा और कहेगा पूर्णिमा जी तो पत्रकार हैं, उनको विरोधी किसने गद्दार कहा था? इंदिरा जी को कोई गद्दार कैसे कहेगा? हाँ, इंदिरा जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, वो हम नहीं कह रहे हैं, हम तो अभी उम्र में छोटे हैं, पूछ लीजिए किसी से, पूछे उड़ाई थी कि नहीं उड़ाई थी? आपातकाल को आप स्वीकार करती हैं, सही मानती हैं?
संविधान के प्रोविजन नहीं, में ही वो उड़ाई थी कि नहीं? ठीक है सर, जवाब धज्जियां उड़ाई थी कि नहीं? एक मिनट, आप कम से कम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हम सुन लेते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोलिए, देशद्रोही ऐसा नहीं राहुल- करना चाहिए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं जिसको जनता सुनेगी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करते हैं, कम से कम तथ्य गड़बड़ न करें। हमारा विचार जो है वो हम अलग अलग करें, उसमें ठीक है, मैं नहीं हाँ सर, बोल एक बार रहा। जवाब ले लेकिन लें। तथ्य गलत बोलेंगे तो बोलना एक बार पड़ेगा। सुन लीजिए, पूरी पूरी बात बात सुन लीजिए। हो जाने दीजिए। संबित पात्रा ने अभी राहुल गांधी को कुछ दिन पहले देशद्रोही कहा है। हर गलती की सजा आज देश जो भी भुगत रहा है, पुरानी गलतियों की सजा, उसके लिए हम नेहरू जी पे ठीकरा फोड़ते हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, ठीक है, धज्जियां उड़ाई होंगी, लेकिन उस संविधान के प्रोविजन के तहत ही इमरजेंसी लगी। बेशक वो काला अध्याय है, लेकिन प्रोविजन है संविधान में, तभी इमरजेंसी लगी। और उसमें उतनी हिम्मत थी उस नेता में कि उसी प्रोविजन को उन्होंने वापस भी लिया और उसका प्राइस भी पे किया। तो ये सारी चीजें भी अगर किसी को आए दिन कोसते रहने के लिए रूलिंग पार्टी के नेता कर सकते हैं, तो आप मतलब क्या राहुल गांधी फिर कहिएगा? कुछ भी कहें। नहीं, राहुल गांधी तो मान लीजिए पॉलिटिकली वो कुछ भी इमेच्योर है, माना कहा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए उनको डांट लगा दी। लेकिन जो आप पब्लिक डिस्कोर्स में भाषा उधर से यहाँ के नेताओं के लिए होती है, जबरदस्ती सत्ता पे बैठ गए नेहरू जी। अरे जब पहला इलेक्शन हुआ था उस समय पटेल थे ही नहीं। उस समय ठीक है, जब इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी को सेलेक्ट किया गया था। सर मैं आऊंगा। इलेक्शन जब हुए उस समय पटेल नहीं थे, उस वक्त पटेल नहीं थे। तो ये कह देना कि सत्ता कब्जियाने के लिए गांधी परिवार ने उस वक्त भी किया और अभी भी वो करते चले जा रहे हैं, ये कहां तक सच है? हिस्ट्री को इतना भी मत डिस्टॉर्ट करिए कि लोग जो आपको सुन रहे हैं वही भ्रमित हो जाए कि कौन हमारे नायक है और कौन खलनायक है। कम से कम यही बात तो पूर्णिमा मैम सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है ना कि इतिहास का ज्ञान ले लीजिए। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतिहास का ज्ञान ले लीजिए, दादी की चिट्ठी का जिक्र कर दिया, सब कुछ कर दिया। और यही तो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को भी समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार दूसरे से बात की नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी बोला है, पहली बार कई बार सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को चेतावनी दे चुका है। अब राहुल गांधी को तो सिर्फ दो ही तीन चीज़ों लगातार बोलना है। राष्ट्रीय सेवक संघ को गाली देना है, सावरकर के खिलाफ बोलना है और अडानी के खिलाफ बोलना है। वो लगातार इन चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं। और जब उन्होंने अकोला में जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, उस समय उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अकोला में सावरकर को लेकर कहा था, उस समय उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि महाराष्ट्र में आकर आप सावरकर के खिलाफ बोल रहे हो, आपकी राजनीति तो महाराष्ट्र में खत्म हो चुकी है, आप हमारी राजनीति खत्म करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो सावरकर के खिलाफ लगातार बोलते रहते हो। मुझे लगता है राहुल गांधी को अपने दादी इंदिरा गांधी से भी देखना चाहिए कि भाई इसी इंदिरा गांधी ने अपने निजी संचय से 11,000 रुपए दिए थे, इसी इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था। और जब कांग्रेस का मेयर था मुंबई के अंदर, तो कांग्रेस के मेयर ने जमीन दी थी सावरकर न्यास के लिए। उसका भूमि पूजन जगजीवन राम कांग्रेस के नेता ने किया था। उसका शिलान्यास वहाँ के राज्यपाल कांग्रेसी शंकर दयाल शर्मा ने किया था। उसकी अध्यक्षता शरद पवार कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन्होंने वहाँ पर की थी। और जमकर जगजीवन राम ने, शंकर दयाल शर्मा ने और शरद पवार ने सावरकर की तारीफ की थी। जब सावरकर पे जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो फिल्म बनाई थी, तो सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे थे कांग्रेस सरकार के, उन्होंने फिल्म बनवाई थी। उन्होंने सार्वजनिक प्रोग्राम किया महाराष्ट्र के अंदर और उस फिल्म की तारीफ की थी सावरकर की। तो राहुल गांधी को ये तो देखना चाहिए कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने, उनके मुख्यमंत्री ने, उनके राज्यपाल ने, उनके वरिष्ठ नेताओं ने सावरकर की तारीफ की थी। तो राहुल गांधी क्या सबको खारिज करना चाहते हैं और हर बात पर आप सावरकर को लेकर आ जाना, हर बात पर आप राष्ट्रीय सेवक संघ को लेकर आ जाना? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति की निशानी है। और ठीक है, एक बार आदमी बोल देता है तो समझ में आता है। राहुल गांधी को आदत है, मोदी एक का लेकर उन्होंने पूरे मोदी लोगों को चोर बोल दिया था। उस चक्कर में उनकी सदस्यता चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि भाई आप एक बड़े नेता हो, किस तरीके से बोला जाता है, आप बोलने के पहले संयम रखकर बात करें, जो तथ्य सही है आप तथ्य सामने रखें। तो राहुल गांधी तो बार बार सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खाते हैं, माफी भी मांगते हैं। और ऐसे कई मामले भी चल रहे हैं। तो एक सावरकर को लेकर आया, संघ को लेकर भी मामला उनका चल ही रहा है। अमित शाह के ऊपर उन्होंने जो आरोप किया था उसका उनको अभी डेट पे डेट मिल रही है। तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अब हम खुद संज्ञान लेंगे अगर आप कभी कहेंगे, तो इसका असर राहुल गांधी पर होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी को लगता था कि अभी तक कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो सुप्रीम कोर्ट से मैं बच जाऊंगा, कोर्ट से मैं बच जाऊंगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है तो मुझे लगता है राहुल गांधी डरेंगे कि एक बार तो सदस्यता खो चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर ली तो मुश्किल हो जाएगी, फिर उनसे बचने की संभावना नहीं है। तो राहुल गांधी को अब से समझना चाहिए। और मुझे लगता है अब तो कम से कम मैच्योर है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं वो। तो बोलने के पहले समझें, किसने लिख के दिया, सिर्फ वो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तथ्य चेक करवाइए। राहुल गांधी की छवि के लिए भी अच्छा हो, कांग्रेस के लिए छवि के लिए भी अच्छा होगा। ये होगा कि नहीं, इसी पर तो सवाल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। लेकिन इस तरह की बातें क्यों
ठीक है, सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती हैं, एक दूसरे को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप करती हैं, एक दूसरे के कार्यकाल को लेकर सवाल जवाब उठाती हैं, लेकिन जब आप स्वतंत्रता सेनानियों पर इस तरह की बात करते हैं तो जिस नैरेटिव की चर्चा हम पिछले कार्यक्रम में कर रहे थे, नैरेटिव तो यहाँ भी आप बदलने की कोशिश करते हो, नैरेटिव बदलेंगे तो सवाल बहुत सारे होंगे। आज़ादी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास का उल्लेख करना कोई अपराध है? आप कहते हैं कि किसने श्रीमती गांधी को देशद्रोही कहा? किसी ने नहीं कहा, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। उस अवधि को कहा जाता है कि इस देश का काला अध्याय है। कहा जाता है कि आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की आज़ादी छीनी। सावरकर साहब का जो जीवन रहा उसके उल्लेख नहीं करेंगे आप? क्या उन्होंने माफी नहीं मांगी? उनके माफीनामे से आप इनकार कर सकते हैं? किसी आज़ादी की लड़ाई हर व्यक्ति लड़ा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक फर्जी राष्ट्रवादी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, किसने संज्ञान लिया उसका? सवाल है कि अगर आप दो तरह के मापदंड नहीं तय कर सकते कि नहीं राहुल गांधी तो सावरकर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, फलाने के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ ही बोलते रहिए, आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी बोलते रहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा? कौन किसने नहीं देखा उनके फोटो पे गोली चलाते हुए? कौन लोग हैं जिन्होंने गोडसे की पूजा की? गोडसे की पूजा करने वाले लोग, गोडसे को वीर सेनानी बताने वाले लोग वो क्षम्य है। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता की हत्या की उसके बारे में आप कुछ बात नहीं करेंगे, उसकी भी आप तारीफ करेंगे, उनकी उसकी तारीफ करने वालों के खिलाफ भी आप नहीं खड़े होंगे। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इतिहास के बारे में बात करते समय, राष्ट्र के नायकों के बारे में बात करते समय संयम बरतना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐतिहासिक तथ्यों को रख रहा है, उस ऐतिहासिक तथ्यों को आप किस रूप में लेते हैं आपके ऊपर है। ये सच्चाई है कि इस देश के आज़ादी की लड़ाई में शामिल लोगों में सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वालों में जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल है। उसमें भी कहा फर्जी राष्ट्रवादी कहते रहते हैं कि आप उनको तो पेंशन मिलती थी, वो फलाने किले में रहते थे, वो फला गेस्ट हाउस में रहते थे, इस तरह के नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं। और आप जब जिस व्यक्ति ने माफी मांगी, मैं भी सम्मान करता हूं सावरकर जी का, लेकिन ये भी तथ्य है कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को भी सही संदर्भों में रखा जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक टिप्पणी कर दी और कहा कि नहीं, और इतना बड़ा सवाल हो गया ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से मना कर दिया, तो आप कहेंगे क्या नहीं, नेशनल हेराल्ड का केस एकदम बेकार है, फर्जी है, जो लोग बात कर रहे हैं बहुत सही है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का बड़ा सबसे बड़ा न्यायालय है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जब वक्फ के बारे में बोल देगा तो कहेगा नहीं ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका तो जो 142 जो तहत अनुच्छेद के तहत अधिकार मिले हुए हैं वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और राहुल गांधी के बारे में कह दिया तो आप उसको लेकर खड़े हो गए कि नहीं राहुल गांधी को तो एकदम सतर्क होना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, 20 साल से लोकसभा के सदस्य हैं, एक पार्टी के बड़े नेता हैं, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नेता है, उनका अपने एक राजनीतिक सोच है, उसके तहत अपनी बात कर रहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय की इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि किसी भी नेता को कोई भी बयान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या टिप्पणी कर रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में या किसी भी नेता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये उनको कोई छूट नहीं है, या वो तब मानेंगे जब उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी करेगा, तो ये उचित बात नहीं होगी। ठीक है, अवधेश सर, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? राहुल गांधी बोलते हैं, कोर्ट टिप्पणी कर देता है तो उस पर हम सवाल करने लगते हैं, जिस तरीके से सुनील सर कह रहे हैं, लेकिन जब आप नेहरू पर, तमाम लोगों पर सवाल उठाते हैं, फिर तब आप वो नैतिक ज्ञान कहाँ चला जाता है? देखो, आज मैं सुनील जी हमारे पुराने जो है परिचित है, पूर्णिमा जी के नाम से कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। आपके अमर उजाला के डिजिटल के जो दर्शक हैं वो इतने सुविज्ञ हैं कि वो स्वयं फैसला करेंगे कि भैया जो बोला जा रहा है उसमें तथ्य क्या है, सच क्या है, कैसे किसी की गलत बात को न्याय संगत ठहराने के लिए बाएं दाएं ऊपर नीचे तर्क दे रहा है, तो ये सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट में गए होंगे ना। देखिए, आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इससे बड़ा स्ट्रिक्चर कभी नहीं दिया। इतिहास में पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको इतिहास और भूगोल का पता नहीं है तो बयान नहीं देना चाहिए। पंक्ति भूल रहे हैं, सीधी बात की है कि इतिहास भूगोल का पता नहीं है। जिन लोगों ने इंदिरा जी पर, नेहरू जी पर टिप्पणी की, अगर वो तथ्यात्मक रूप से गलत है तो कोर्ट में ले जाया जाए,
तथ्यों के आधार पर किसी की आलोचना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तथ्यों से परे जाकर के किसी भी महापुरुष का मतलब चरित्र हनन करना, इससे नीच गिरा हुआ कृत्य कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे देश में ये हो रहा है। अब सेकंड बात पर आते हैं, सेलुलर जेल में देखिए फैक्ट्स क्या है। पहला फैक्ट कि 1919 में जॉर्ज पंचम के आदेश पर हुआ कि जो लोग भी माफीनामा डालेंगे वो जाएगा। सेलुलर जेल से 60 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने उसी फॉर्म पर लिखा और जेल से बाहर आए। सचिन नाथ साल्यान ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैंने भी उसी फॉर्म पर हस्ताक्षर किया, लेकिन हम लोगों को मिल गया, लेकिन सावरकर दोनों भाई को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो पूरा लिखा हुआ है। थर्ड बात, गांधी जी ने, देखिए गांधी जी ने सावरकर जी के भाई को लिखा है, मैं बता रहा हूं, 26 मई 1920 को यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के चलते कई कैदियों को शाही लाभ माफी का लाभ मिला नहीं है, लेकिन कई प्रमुख राजनीतिक अपराधी हैं जिन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है। मैं इनमें सावरकर बंधुओं को गिनता हूं, ये बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी वॉल्यूम 38 पृष्ठ 138, उनमें पत्र छपा है, मैं राजनीतिक बंदियों के लिए जो कुछ कर सकता हूं वो करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं डर की वजह से चुप रह गया हूं। मैं भाई विनायक सावरकर के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। उसमें लंबा पत्र है, केवल वो पढ़ रहा हूं। उसके आगे आइए, 22 मार्च 1945, उसमें उनके भाई ने पत्र लिखा कि भाई इतना दिन हो गए हमारे भाई ने नहीं सुना। वो लिखते हैं फिर कि आप सावरकर को बोलो कि फिर से अप्लाई करे, मैं उसकी पूरी पैरवी करूंगा। और लास्ट में पढ़ दे रहा हूं, सावरकर जी ने उसके बाद जो डिटेल, उसके जवाब के बाद जो यंग इंडिया में लिखा है, अगर देश समय पर नहीं जागता है तो भारत के लिए अपने 2 वफादार बेटों को खोने का खतरा है। दोनों भाइयों में से विनायक दामोदर सावरकर को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरी उनसे लंदन में मुलाकात हुई थी। आगे की पंक्ति सुन लीजिए, 2 पंक्ति, वो बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं और स्पष्ट रूप से वे क्रांतिकारी हैं। उन्होंने सरकार की वर्तमान व्यवस्था में छिपी बुराई को मुझसे काफी पहले देख लिया था। अगर वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो आज किसी उच्च पद पर आसीन होते। अब गांधी जी जिनके बारे में कहा जाता है कि सावरकर विरोधी है, सावरकर जी के बारे में ये लिखा है, मैं केवल फैक्चुअल बात कर रहा हूं। गांधी जी 1909 में जब लंदन गए थे, गांधी जी की जो मूल पुस्तिका है, पुस्तक है, सब लोग पढ़े होंगे, कम से कम मैं जानता हूं तीनों, हिंद स्वराज, जिस पर उनका पूरा विचार आधारित है। सावरकर जी से उनकी पूरी बहस हुई है। उसमें जो राष्ट्र की अवधारणा को सांस्कृतिक आधार वो देते हैं, बाकी चीजें पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो 2 दिनों तक कस के बहस चली। और वहां से लौटते समय वो उसी जहाज पर बैठे हुए लिखते हैं और गांधी जी अनेक जगह इसका विवरण देते हैं। तो अब राहुल गांधी इस समय जो कांग्रेस पार्टी को मतलब अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा सोशलिस्टों के दबाव में और उनके कारण से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किया है। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर पर उनका क्या उत्तर है? हमको तो लगता है फिर कोई जाएगा कि भैया ये शब्द कम से कम हटा लीजिए। और मैं किसी नेहरू जी से सावरकर जी की तुलना करूं, बाकी उससे मतलब नहीं है। और इंदिरा जी के बारे में कहा नहीं गया था कि वो काला अध्याय था। सैकड़ों लोग उस समय जेल में गए, परिवार नष्ट हो गए, हम लोग जानते हैं उस आंदोलन में। इंदिरा जी के जीवन की कुछ भूलें थी, जिसमें वो भयानक भूल थी, वो काला अध्याय था इतिहास का। और संविधान के पाठ होने के कारण जो लोग महिमा मंडन करते, भाई संविधान के तहत तो लगा दिया गया है, उनका उत्तर दर्शक लोग देंगे, उसका मैं उत्तर क्यों दूं यहाँ? अवधेश जी ने कहा तथ्यों से परे बात नहीं होनी चाहिए। ये तथ्य है कि नहीं कि सावरकर ने माफी के लिए लिखा था? एक सवाल। दूसरा सवाल, इन्होंने कहा कि जो भी गांधी जी ने सावरकर के बारे में कहा, गांधी जी तो उनकी महानता थी कि वो आइडियोलॉजी के ग्राउंड पे बिल्कुल अलग होते हुए भी उन्होंने सावरकर जी की प्रशंसा की, उनके लिए लड़ने के लिए संकल्प लिया। तो उसी गांधी के मारने वालों को, गोडसे जैसे लोगों को कौन महिमा मंडित करता है, क्यों करता है? अगर गांधी जी का वैलिडेशन सावरकर को वैलिडेट करता है तो गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे की निंदा हमने कभी क्यों नहीं सुनी है, जो उनकी गांधी जी की बातों से सहमत ठीक है, अब दीजिए एक छोटा जवाब दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। बात करते हैं आप, स्ट्रिक्चर एक अलग शब्द है और टिप्पणी अलग शब्द है। कानूनी लहजे में बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कोई गली चौराहे की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर नहीं पास किया,
इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो प्रोसीडिंग का पार्ट है, ये बात कही गई है। लेकिन ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है, ये बहुत बड़ी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि आपको इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलिए। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं लिखता कि मैं आपके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं, सुनिए आप, वो हमारी शब्दावली होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है। ये स्ट्रिक्चर है किसी नेता के विरुद्ध, इससे बड़ा स्ट्रिक्चर हो ही नहीं सकता है कि आपको इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। और रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं हो तो आप चुप रहेंगे, अन्यथा जो है आगे हमको चेतावनी भी दी है, इसको क्या बोलेंगे। हाँ ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि नाथूराम गोडसे अगर आप इस तरह से कहेंगे कि क्या थे क्या नहीं थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता रहे, उन्होंने बाकायदा कहा कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था। अब आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम नाथूराम गोडसे के जीवन की सारी चीजों को भूलते चलें, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं ये वाला सिर्फ हिस्सा पकड़िए, बाकी नेहरू जी का, इंदिरा जी का मत बात कीजिए। एक लाइन ये कि नाथूराम गोडसे को हत्यारा का, और वो हत्यारा था भाई, गांधी जी का हत्यारा था, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, योर फेथफुल सर्वेंट पे हम लोग, फैक्ट तो है, तो पूर्णिमा जी डिबेट करेंगे कल से, गांधी जी कहेंगे कि अंग्रेजों का नौकर था, इसका जवाब दे दें, सुनील जी भी दे दें। बस यही बात, इसीलिए अगर अंग्रेजों का नौकर इस आधार पर कहा जाएगा, इस आधार पर कहा जाएगा तो ये खतरनाक। आपने मैं फिर कहा क्या, मैं फिर कह रहा हूं, उस वक्त की जो भी भाषा रहती हो, जो भी तरीके रहते हो, चिट्ठी लिखी गई, माफी कितनी बार मिली नहीं मिली, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा वही दो भाई क्यों खटकते थे, दो बार काला पानी क्यों दिया, इसको छोड़कर आप वहां अटके हुए, इसका मतलब कि आपके मन में कहीं नियत में खोट है। आप यहां भी जाकर आप कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो ये जहर फैलाना बंद कीजिए। ये जहर है अगर आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, और कोई भी स्वतंत्रता सेनानी, मैं फिर कह रहा हूं, ये नायक देश के हैं। नेहरू जी की जब आलोचना होगी तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की होगी, नेहरू जी की आलोचना होगी तो जो अलग अलग कांग्रेस की यूनिट्स ने लिखा था वो जानकारी के तौर पर, पूर्णिमा जी को शायद फिर भूल गया, मैंने कहा था कि यूनिट्स ने लिखा था, मैंने ये नहीं कहा था कोई लोकतंत्र से तथ्य भूल जाती है, यही दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कहता हूं बहुत वरिष्ठ है। मैंने कहा कि कांग्रेस की सारी यूनिट्स ने कहा था सरदार वल्लभ भाई, वो तो इतिहास है भाई, तथ्य नहीं है। तो जो पहले नेहरू मेमोरियल था, प्रधानमंत्री मेमोरियल है, जाके पढ़ लीजिए, वहां चिट्ठियां रखी हुई हैं, और फिर भी सरदार पटेल को बनाया गया। आदर्श जी एक सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस ना करके जो ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन में जो बात कही गई है, हम उस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में याद करिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाइनल जजमेंट अपनी जगह था। नोटबंदी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या 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 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक कह दिया था, वो फाइनल जजमेंट अपनी जगह था। तो उस ऑब्जर्वेशन पे उसको स्ट्रिक्चर न माने क्या इस गवर्नमेंट के ऊपर? ठीक है विनोद सर। ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, इसका एक तकनीकी पहलू, बाकी बातें सब मित्र लोग कह चुके हैं, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कैसे पहुंचा? पुणे की अदालत में जो सावरकर पर राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पर जो मुकदमा चल रहा है, उसमें राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया, उस पर छूट मांगी उन्होंने, हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला तब आया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने से, व्यक्तिगत पेशी की छूट देते हुए ये टिप्पणी की। ये इसका वो है। इसमें एक अंतर विरोध ये है कि पुणे की अदालत में मामला है, उसमें ये जज ने लागू कर दिया है कि वो सारे दस्तावेज रखे जाएं, जो चूंकि सावरकर जी के किसी ग्रैंडसन ने ही शायद वो मुकदमा दायर किया था। तो वो अब एक तरफ तो राहुल गांधी बोल नहीं सकते और दूसरी तरफ वो तथ्य रखेंगे जाकर के, तो ये जो विरोधाभास है ये भी तो सामने आना चाहिए ना, कि एक तरफ तो सावरकर जी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते आप, और फिर आप वो तथ्य रखेंगे अपने पक्ष में कि कौन से माफीनामे थे और क्या थे क्या नहीं था। तो ये भी इसमें एक कानूनी विरोधाभास है इस मामले में। दूसरी बात ये है कि सेलुलर जेल में सबसे ज़्यादा कौन रहा था, है पता किसी को? सबसे ज़्यादा पंडित परमानंद रहे थे 23 साल, सावरकर जी 10 साल रहे थे। तो ये कहना है कि सबसे ज़्यादा सेलुलर जेल में सावरकर जी रहे थे, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। पंडित परमानंद जो है वो सेलुलर जेल के इतिहास में लिखा हुआ है, और वहाँ जब जो फिल्म दिखाई जाती है उसमें सावरकर जी के साथ पंडित परमानंद का जिक्र आता है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले थे। तो पंडित परमानंद जैसे क्रांतिकारियों ने भी दस्तखत नहीं किए थे उस फार्म पर, जिस फार्म की बात कर रहे हैं उदेश जी, उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और 23 साल बाद छूटे थे। खैर ये सारे तथ्य हैं, मैं खाली तथ्य रख रहा हूँ। ये बात मैं सहमत हूँ कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई हो या उसके पहले के जो भी महापुरुष नायक रहे, किसी भी धारा के रहे हों, उन पर अब बहस बंद कर देनी चाहिए।
किसी को आप मतलब चिता से उठा के लाएंगे, किसी को कब्र से उठा के लाएंगे, किसी को आप कहीं से पकड़ के लाएंगे, ये सब बंद कर देनी चाहिए। और सार्वजनिक विमर्श में ये बहस नहीं होनी चाहिए। ये भारतवर्ष ही है जहाँ इतिहास पे बहस होती है, वर्तमान की चर्चा नहीं होती है, ना भविष्य की चर्चा होती है। तो मुझे लगता है चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कोई नेता हो, अखिलेश जी हो, जो भी हो, बजाय इतिहास के पुरुषों पर बहस करने के, वो काम आप इतिहासकारों में छोड़ दीजिए। आरसी मजूमदार ने लिखा है ना, आरसी मजूमदार तो दक्षिणपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने सावरकर जी के पर ये सबसे पहले वही लाए थे इस चीज़ को प्रकाश में। तो मैं कह रहा हूँ कि ये काम इतिहासकारों पर, शिक्षाविदों पर, विश्वविद्यालयों पर छोड़ दीजिए, कौन क्या था, और देश के नेताओं को देश की मौजूदा समस्याओं पर और देश के भावी चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए। वही देश के हित में है, वही राजनीति के हित में है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब देखिए, उम्मीद यही है कि कम से कम इस तरह का बदलाव जरूर दिखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ठीक है, भले ही राहुल गांधी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की इस बात को देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से विनोद सर भी कह रहे हैं और सबकी राय यही है कि सब पर यह लागू होना चाहिए कि बात वर्तमान की हो, बात भविष्य की हो, बजाय कि आप इतिहास को लेकर आए और उस पर छीटाकशी करें, उस पर सवाल उठाएं, महापुरुषों पर सवाल उठाएं, स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल उठाएं। क्या होगा, कितना बदलाव होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा, सवाल भी छोड़कर जाइएगा। और बड़े खबरों के लिए अमर उजाला .com पर आप लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।